हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो करने वाले हैं, आपको थंबनेल देके पता चला गया होगा। एयरफोर्स ने जो ऑफिशियल साइट पे जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं ना, आप जाके चेक करना। वो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ, मज़ा आएगा आपको करके। और फिर आज कमेंट करके बोलना ये तो मॉक टेस्ट बड़ा इजी है सर, ऐसे एग्जाम में नहीं आते। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आए चाहे मत एग्जाम में, एयरफोर्स ने दे रखा है भाई जब, तो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में इजी आता है, डिफिकल्ट नहीं होता, बट हाँ, ये इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर इसी को अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में कर दिया जाए ना लिमिट टाइम के अंदर, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। बट ओवरऑल चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से बात, देखो सॉल्यूशन देखेंगे, बट आपको अगर रीजनिंग में, मैथ में, या फिर जीके में, करंट अफेयर में, या फिर आपको इंग्लिश की वोकैब में, इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उससे पहले हमारी पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले 2 बार बना लो। मैं जो बोलता हूँ ना कि 2 बार बना लो, 2 बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेगी, और दूसरी बार जब बनाओगे और जो चीज़ें बनी हुई है उनका कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। और जब 2 बार बना लिए ना, तो समझो कि आपका एग्जाम निकल गया। बस समझ लो कि एग्जाम निकल गया, बिकॉज एग्जाम में सेम पैटर्न पे और सेम कंसेप्ट का यूज करके पूरा 100% रीजनिंग, 100% मैथमेटिक्स, समझ रहे हो। रीजनिंग आता है 15 नंबर के, मैथ आता है 7 नंबर के, तो 22 नंबर के सवाल रागाम में एग्जैक्टली पीडीएफ से आने वाले हैं। इंग्लिश में देखो पूरा का पूरा मैं बोलता हूँ 80%, 20 का अगर 80% ले लो तो 16% एग्जैक्टली पीडीएफ के कंसेप्ट का यूज करके सवाल आएगा। 22 में रगा का क्वेश्चन आएगा। तो इतने 38 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली पीडीएफ से आ रहे हैं। मैंने अभी जीके करंट अफेयर को काउंट ही नहीं किया। अगर मान लो 3 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर से भी आ जाते हैं, 41 क्वेश्चन तक आपको सारे पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सअप करो सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले बाय करके, और पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। बिकॉज इस बार एग्जाम में जो भी कंसेप्ट यूज होगा हमारे पीडीएफ का होगा, हर बार होता है और हर बार का रिकॉर्ड रह चुका है। देरी मत करना, चैप्टर वाइज है, सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। व्हाट्सअप करो, इनकी जो है इनके बारे में ज़्यादा चाहिए जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप करके पूछ लेना इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, हमारे टीम मेंबर आपको सब बता देगी, ठीक है। चलो अभी मैं बता दूं, ये सर जो आपका अग्निवीर के जो अग्निपथ का जो आपका देख रहा होगा वेबसाइट है, मतलब अग्निपथ वायु डॉट सी डॉट इन करके जो सरकारी वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर जो मॉक टेस्ट है उसका मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और मैं आपको करा रहा हूँ। देखो 21 नंबर रगा के अंदर, इंग्लिश का भी मैं करा दूंगा। रगा के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, डेट इज थियोफिजिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है। तो इनमें से थियोफिजिकल सोसाइटी से संबंधित कौन है, एनी बेसेंट का रिलेशन है थियोफिजिकल सोसाइटी के साथ। आप सबने पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के टाइम पे देखो 1856 से लेके 1862 के बीच में कौन रहे हैं भाई, कौन रहा है भाई, लॉर्ड कैनिन रहा है। तो कैनिन, लॉर्ड का है का कैनिन रहा है। तो कैनिन के टाइम पे ये 1857 का क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। तो उस टाइम क्या था, ये गवर्नर जनरल था कैनिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है बताओ, ये जो फोटो है ना, फोटो देख के बताओ ये जो महिला है वो किस कला से संबंधित है। चित्रकला से, शास्त्रीय संगीत से, साहित्य से, रंगमंच से, किस चीज से। तो इनका नाम पता है क्या है आपको, मैं इनका फोटो दिखाता हूँ, गूगल करोगे ये है वो, ठीक है। इनका नाम है एम एस सुब्बालक्ष्मी, ओके ना। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को मैंने देखो सर्च करके दिया, एम एस मेरे को तो पता था, बट मैंने आप फोटो दिखाने के लिए अच्छा सा जो फोटो दिख जाए आपको समझ में आ जाए, वो एम एस सुब्बालक्ष्मी का वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। गूगल करोगे दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने फोटो उतना अच्छा नहीं डाल रखा, बट यहाँ पे मैंने फोटो क्लियर दिखा दिया। और ये किस चीज़ से संबंधित है भाई, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। देखो ये सवाल का आंसर इन्होंने गलत दिया, आंसर तो इन्होंने दिया ही नहीं, ऑप्शन ही गलत सेट कर रखा है। पुलित्जर अवार्ड जो होता है ना, वो किस चीज से रिलेटेड होता है, देखो वो साहित्य से भी और पत्रकारिता से, दोनों इसका आंसर होगा। तो इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था सी एंड डी करके, या फिर इन दोनों को ए एंड बी के अंदर रखते हैं ऑप्शन में, और सी में ऑप्शन डाल देते हैं ए एंड बी बोथ, और डी में डालते हैं नन ऑफ दिस, तब जाके ये सही बनता। क्वेश्चन गलत सेट किया इन्होंने, क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन गलत सेट कर रखा है, जबकि दोनों में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। फिर कह रहा है आगा खां कब जो है ना, वो किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान मैंने पढ़ाया था आपको, ये हॉकी से संबंधित है जीके की सीरीज में। सीमांत गांधी वाला भी मैंने जीके की सीरीज में आपको पढ़ा रखा है। खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। तो ये इसमें से बहुत सारी चीजें आपको देखोगे ना कि जीके की सीरीज में मैंने पढ़ा डाला है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। फिर ये बताओ इनमें से कौन सा घटना जो है ना वो सीरीज में होगा। पहले कौन हुआ, बंगाल विभाजन, चौरा चौरी कांड, और या फिर पहला गोलमेज सम्मेलन। सबका पहले तो डेट जानो, गोलमेज कब हुआ था, 1931 में हो रखा था। चौरा चौरी कब हुआ था, 1901 नहीं 1902 में हुआ था ये। और ये हुआ था 1905 में आपका बंगाल विभाजन। तो ये तो सबको याद रहता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। चौरा चौरी कांड हुआ था 1902 में, सॉरी 1902 में नहीं हुआ था, ये 1922 में हुआ था, ठीक है।
चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखोगे। मैं इसका डेट भूल गया था, 2022 1922 में हुआ था ये। ओके ना। और पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 के अंदर हुआ था। तो अब देख लो पहले कौन हुआ था, ये चीज़ बताओ। अभी गला फंस रहा है, रुको। इसके अंदर मैं अगर थोड़ी सी आवाज़ अलग टाइप की आएगी तो मत सोचना कि हाँ माइक का प्रॉब्लम है, गला फंस रहा है, और कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे होगी, तो सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन, देन हुआ था आपका ये चौराचौरी कांड, उसके बाद हुआ था ये। तीनों सीरीज में दे रखा है, 1 2 3 आपका सही है ये। ठीक है, चलो आगे मैथ का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 का पावर x माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 320 है, तो x की वैल्यू बताओ। ये कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा, जाओ देखो लाइव वाले सेक्शन में जाके देखोगे ना, मैंने पढ़ा दिया है। मैंने कहा था ना एयरफोर्स उससे ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता जो मैं पढ़ा दूँ, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो। इसकी वैल्यू ये है, तो मैंने ये चीज़ पढ़ा था जब हमारा बेस बराबर है। ठीक है, तो इसको भी कुछ ऐसा करो, या तो इनके बेस के बराबर हो जाए। ठीक है, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। या फिर जब हमारा बेस बराबर होता है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये एक्स ही है ना। एक्स ही है। ठीक है, मैं जब देख रहा था ये क्या सीन है भाई, तो थोड़ा सा मेरे को एक्स दिखा। जैसे ये एक्स है कि सेवन है, मेरे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये फट गया है। एक्स ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक्स मान के बनाते हैं। देखो हाँ, तभी तो एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। देखो मैं भी कैसा ललन टॉप टाइप का चीज़ पूछ रहा हूँ, एक्स की जब वैल्यू पूछ रखा है तो एक्स ही होगा ये, सेवन कहाँ से हो सकता है। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए ना देखो, इसको ना हम लोग बेसिक से नहीं जाते, हम लोग ऑप्शन बेसिस पे जाते हैं। हम लोग ऑप्शंस रख के बना लेंगे, पहले 6 रख लो, फिर 8 रख लो, फिर 5 रख लो, फिर 7 रख लो, ऐसे करके बनाओ, जल्दी बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 के पावर 6 माइनस वन रखूंगा, इट विल बी 2 के पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 7। इसको मैं सॉल्व करके देख लूंगा, और मैंने तो सॉल्व कर रखा है वैसे। या फिर आपको फिर 8 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर मैं टू के एक्स की वैल्यू अगर मैं 7 रखूँ तो ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो मैं एक्स माइनस 7 माइनस वन प्लस 2 के पावर 7 प्लस 1 रख दूंगा, और ये देखते हैं 320 के बराबर आ रहा है कि नहीं। 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 8, 2 के पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 64, और 64 इन फिर दो बार मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना 64 को, 4 के 16, 6 24 2 26 225 256। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया ना, देखो अब 6 के मतलब दो, और मतलब 2 इंटू दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 64 में आ जाएगा, और कुछ नहीं। मेरे को 6 तक की वैल्यू याद है, आगे की वैल्यू नहीं याद है 2 के पावर में। तो मैंने जितनी ज़्यादा पूछी ना, तो 2 इंटू टू मतलब 8 लाने के लिए क्या करोगे 2 इंटू टू। ठीक है, तो मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया। अब अगर इसको ऐड करोगे इट विल भी कितना 320 हो ही जाएगा, सही है। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या मान लिया 7 मान लिया, तो आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है 391 को 1/2 2/3 और 3/4 के रेशियो में विभाजित कर दो। कर देंगे अभी, इसमें क्या है भाई, देखो सबसे पहले 1/2 रेशियो, 2/3 3/4 को एग्जैक्ट रेशियो में कैसे बदलेंगे, हम लोग पढ़े थे ना रेशियो में, पहले वाले का चक्कर दूसरे तीसरे से करा देंगे। 1 के साथ 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 इंटू 4। सेकेंड का क्या करोगे, बीच वाले की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके साथ होगी, अपने वाले को छोड़ के 2 एंड 4 के साथ करा दो, 2 एंड 4। ओके, अब इस वाली का क्या करोगे, 3 के साथ 2 एंड 3 को कराओगे, अपने नीचे वाले के साथ नहीं कराते, बाकी के नीचे वाले के साथ करा देते हैं। और ये 3 है ना ये, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से कि एग्जैक्ट रेशियो मेरे को मिल जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 9 दूनी 18। ठीक है, 2 के टेबल से कटेंगे ये, तो हमको एग्जैक्टली रेशियो मिलेगा 6 8 एंड 9 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्या रहे बताओ, इतने को इतने इतने मतलब रेशियो में बांटो सबको। अगर हम बांट देंगे तो क्या मिलेगा, पहला पार्ट मिलेगा मेरे को 6 डिवाइडेड बाई, बटा में क्या लिखते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। रेशियो में से निकालने का मतलब, एक रेशियो में से किसी बड़े पार्ट को बांटना हो तो जो रेशियो और बटा में क्या होता है, तीनों रेशियो को ऐड कर दो। तो 9 और 8 कितना होता है 17, 17 6 कितना हो जाता है 23। तो 23 इंटू क्या हो जाएगा 391, और यहाँ से ये 17 बार में कटेगा, तो 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई 102। फिर मैं दूसरा रेशियो निकालूंगा 8/23 391, ये कहाँ से 17 बार में कटेगा, 17 इंटू 8 कितना होता है 136। फिर यहाँ पे क्या है भाई 9/23, फिर हो जाएगा आपका ये 391, तो ये हो गया 17 9 कितना होता है 153। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। कह रहा है 20 व्यक्ति किसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बचे हुए काम को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
भाई बचा हुआ काम कितना है, शेष कितना काम रह गया अभी आपके पास, रिमेनिंग वर्ग कितना है। मैं अगर आपसे पूछूं रिमेनिंग वर्ग कितना है, पहले काम को तो पता चले तब ना आदमी बुलाएंगे। बोलेंगे एक काम में से मेरा 1/3 काम हो गया, माइनस कर लो, शेष जो बचेगा 2/3 वर्ग हमारे पास बच गया। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ाया आपको M1 इंटू डी वन डबल बटा में W1, M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। मतलब पहला काम का जितने आदमी, पहला काम में जितना दिन और उसके बटा में काम, दूसरा काम का मतलब जितना आदमी, दूसरा काम का जितना दिन बटा में दूसरा आदमी, दूसरा काम। ठीक है, तो मान लो पहला आदमी हमारे पास पहले दिन में 20 आदमी थे, 20 दिन में कर रहे थे और काम कितना था, 1/3 काम था। दूसरे में क्या आ गया, हमको M2 का अता पता लापता है, यानी 25 दिनों में समाप्त करना था, लेकिन M2 कितने आदमी कितने मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ M2 हमारे M2 हो जाएंगे। 25 दिन के अंदर इस काम को निपटाया जाएगा तो 1 बाई कितना 2/3 काम बच रहा है, तो ये भाई 3 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 25 के टेबल से नहीं, 5 के टेबल से 5 बार में, और ये 5 के टेबल से 4 बार में, और ये 5 के टेबल से 4 बार में, तो M2 बराबर कितना हो गया 4 × 4 × 2, मतलब 32। और बोलोगे सर 32 तो ऑप्शन में नहीं है तो कैसे हम करें। अरे भाई मैं आपसे तो M2 की वैल्यू आपने निकाला ना, लेकिन ये पूछ रहा ना कि बताओ और कितने व्यक्ति चाहिए, और व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो पहले टोटल 32 चाहिए ना, तो लेकिन पहले से हमारे पास 20 लोग हैं, तो 32 में 20 लोग घटा दो और मेरे को 12 आदमी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, ध्यान देना पहले मीटर है बाद में किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल जो है ना किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। कर देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है। अब जब मान लो कोई दो चीजें यहाँ पे जा रही है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग मानते हैं, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड मैंने पढ़ाया था आपको कि जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में जा रही है, रुको मेरे को ना वीडियो को रुक के पानी पीना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मान लो कोई चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड में क्या होता है भाई, स्पीड को माइनस करा लेते हैं। लेकिन जब दोनों डिफरेंस मतलब एक दूसरे को अपोजिट जा रही हैं तो हम लोग क्या करते हैं स्पीड को ऐड करा लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, और ये तो ट्रेन की लंबाई है। तो ठीक है, एक जब भी कोई ट्रेन लंबाई में पार करेगा किसी चीज़ को, तो हम लोग जैसे किसी इंसान को खंबे को पार करे तो डिस्टेंस मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई होती है भाई। अब मैं स्पीड मान रहा हूँ कितना, ट्रेन की है कितनी भाई, ट्रेन की नहीं पता, लेकिन उस इंसान की कितनी है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन का टी स्पीड मान लो। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम कितना दे रखा है 6 सेकंड में, तो इसको सॉल्व कर लो 6 3 जा, और ये हो जाएगा 300 बटा में, ठीक है, इज इक्वल टू 25 + 5t। तो 5t बराबर हो जाएगा 275, t बराबर हो जाएगा और 55। ठीक है, यही आ गया ना 55 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है ना, 55 जो भी है आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, तो ये हमारा जो हो गया आंसर हो गया। लेकिन मैं अगर एक चीज़ पूछूं आपसे कि हमने देखो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया था तो इसको किलोमीटर क्यों बोल रहे हैं, तो इसका जवाब है आपके पास। ओके मास्टर आपने गलती कर दिया। अरे भाई जब गलती कर दिया तो मैं आपसे पूछता क्यों। देखो ये बिल्कुल भी सही है, किलोमीटर प्रति आर में ही होगा, बिकॉज हमने टी माना था ना, तो टी की वैल्यू मेरे को मिल रही है ना, तो टी को तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में ही माना था। बाद में मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में क्या किया उससे मतलब नहीं है, टी की वैल्यू जो मिलेगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही मिलेगी, बिकॉज हमने माना था किलोमीटर प्रति घंटे में ही। समझ में आ गया, इसकी वजह से ये 55 किलोमीटर पर आ रहा है। चलो आगे, अब देखो पहले ये दे रखा है 12th क्लास का मैथ, लेकिन देते नहीं है, मॉक में दे दिया इन्होंने log 2 log 5 625। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, हम अगर 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4, मैं उस चीज़ में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा log 5। ठीक है, और ये मैं लिख सकता हूँ इसको 5 की पावर 4। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं आपको कि चलो ठीक है ये हो गया, log 5 लिखने दो ढंग से, पहले मेरे को नीचे की साइड में, इसको बराबर पे नहीं लिखते हैं, ठीक है नीचे लिखते हैं इसको, ये ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो हमारा पावर 4 है वो कहाँ चला जाएगा, तो देखो अगर इसको हम इन्वर्स में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा भाई, ये तो ये इस तरीके से होगा log 2 × 4 log 5। ठीक है, इनका पावर 5 और ये हो जाएगा पावर 1। ओके ना, तो मैं अगर ये बात कर लूँ आपसे तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट के, तो ये कट के 1 के बराबर हो जाती है। या फिर जो हमारा कह लो ना कि ये तो कट जाएगी तो इसकी वैल्यू 4 बच जाएगी हमारे पास, तो log 2 इंटू 4 बचेगा। अब मैं log 4 को क्या लिख सकता हूँ, log 2 के स्क्वायर कह दो, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख लोगे आप, तो हमारे पास जो पावर में है तो वो हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। और इसको ना नीचे लिखना है आपको, वाई ग्रुप वाले ना, अगर आप मैथ से पढ़े हो, फिजिक्स नहीं पढ़े हो, मैथ फिजिक्स नहीं पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। अगर आपने 12th में मैथ नहीं पढ़ा तो आपको लॉगरिथम नहीं समझ में आएगा, तो आप इनको स्किप करो और आपके एग्जाम में ये आएगा भी नहीं, ऐसी मॉक में डाल दिया इन्होंने। कह रहा है कि मॉक पता नहीं किससे इन्होंने बनवा रखा है, जब ऑफिशियल साइट पे एक भी क्वेश्चन अगर एरर होता है, आपको 30 क्वेश्चन ही बनाना है, उसी में आप एरर कर दे रहे हो, तो समझ रहे हो, किसी से भी उठवा के बनवा दिए लगता है। और देख लो बिल्कुल भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, लॉगरिथम में तो है ही नहीं इनके सिलेबस में, फिर भी मॉक टेस्ट के अंदर डाल दिया गया। फिर कह रहे यदि 8 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को पिघलाकर 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाए तो तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दे रखा भाईजान ने, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे mm, ठीक है। मैंने ये चीज पढ़ाया था, मान लो कोई चीज है, किसी भी चीज को पिघलाते हो आप तो फिर क्या होगा, किसी भी गोले को अगर पिघलाते हो तो पिघल जाएगा, यही ना होगा। लेकिन अगर उसको नए फॉर्म में अगर चेंज करोगे तो दोनों की मतलब जितना मटेरियल लगा है उस गोले को बनाने में और उसको तार बना रहे हो, उतना ही पूरा मटेरियल यूज कर दे रहे हो तार बनाने में, तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो वॉल्यूम जब सेम होगी होगी बट उसका वॉल्यूम निकालेंगे कैसे गोले का, तो इस सर्कल का अपने को डायमीटर क्या कहते हैं, वो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है मेरे को कितना, 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर मैं रेडियस में चेंज करूंगा तो मतलब 8/2 कर लो, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को बनाना क्या है, एक तार बनाना है पतला सा, तो तार का मेरे को दे रखा है क्या, व्यास दे रखा है भाई, इसका डायमीटर दे रखा है मेरे को 3 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई इसकी 0.3 mm हो जाएगा, यही कह सकते हैं ना। एक मिनट रुको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट मतलब 1.5 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, हाफ हो जाता है ना ये चीज़। मैंने 1.5 कैसे किया, हाफ हो जाता है, जैसे मैंने ऊपर किया ना डायमीटर का क्या कहते हैं उसको, व्यास का आधा हो जाता है रेडियस। तो इतना छोटा छोटा टॉपिक तो मेरे को उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं होगी, मैं भी घुस जाता हूँ बताने, तो अच्छा से बताने लगता हूँ, बट उतनी जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात ये है ना, देखो यहाँ पे ना मैं एमएम में दे रखा है, मेरे को एमएम में नहीं चाहिए, मेरे को इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो मैं उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा भाई, कुछ तो कुछ चाहिए मेरे को, तो फिर एमएम को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। जैसे 1 mm में क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 3 mm में कितना हो जाएगा 0.3। मैंने इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ, अदरवाइज आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, बिकॉज नोट होता है क्या, 1 mm बराबर होता है 0.1 cm होता है, तो 3 mm बराबर क्या हो जाएगा 0.3 cm हो जाएगा सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.3/2 हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, बशर्ते कि थोड़ा सा ये सब ज्ञान होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ ना वॉल्यूम बताना है मेरे को, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सर्कल की वॉल्यूम बराबर एक तार की वॉल्यूम, क्यों ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मैंने बोला सब सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। तो गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, और ये तार का वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक वेलन की तरह हो जाएगा ना तार, आपका सिलेंडर की तरह, ठीक है, सिलेंडर की तरह हो जाएगा। तो आपका गोले का वो आयतन होता है 4/3 πr3, और इसका होता है πr² एक बेलन का आयतन। और मैं ये लिख सकता हूँ 4/3 पाई तो यूं ही कट जाएगा इनका चलते चलते हुए। और इनका रेडियस कितना था भाई सर्कल का, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इनका है कितना 0.3/2 इंटू 0.3/2। और एच की वैल्यू दे रखी है क्या, एच को एच मान लो, ठीक है भाई। तार की लंबाई जो पूछ रहे तो लंबाई ही तो हाइट हो जाएगी ना बेलन की। तो हम कैसे करेंगे अब, तो इसका एक ही उपाय है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एच बराबर क्या हो जाएगी, ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 2/0.3 इंटू 2/0.3, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं 2/0.3। इन सब को अब सॉल्व करेंगे,
इन सबको सॉल्व करेंगे, मेरे हिसाब से कैलकुलेटर का यूज़ होने वाला है। इसको 2 करो, ठीक है। अब जाके कैलकुलेटर का अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर लो, या फिर ऊपर वाला तो फिर भी हो जाएगा खुद से। जैसे देखो 2 दूनी 4, और ये मतलब होता है ना 4 × 16, 16 × 4 मतलब 16 × 16 कितना होगा, 256। 256 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1024, ठीक है। अब देखो 1024 ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, बट इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग। मैं अगर पॉइंट को हटा दूं तो मिल जाएगा 3 3 3, मतलब ये 27/100 मतलब 0.27, ऐसे कर लो। अब इनको डिवाइड दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इनको आप डिवाइड देना चाहोगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट साबित हो रहे हैं, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, क्योंकि हमारे पास भी रफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 को भूल के 27 से डिवाइड करोगे। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास इधर रफ का भी जगह नहीं है, तो सफिशियंट। ये आ रहा है 3792.59, ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल रखा है, कोई इशू नहीं है। इतना मेरे को मिला, तो ये मिला मेरे को क्या, 3.37952 सेंटीमीटर मेरे को मिल गया, ठीक है। लेकिन मेरे को कह रहे हैं ये मीटर में बताओ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं इसको 37.92 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मिल जाएगा 37.92 मिलेगा। और 37.9 करके ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही बोल रही है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो इजीली। तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, और यहाँ पे कैलकुलेटिव इसलिए देखो, कैलकुलेटिव नहीं था ये, यहाँ पे mm और cm करके ना बाद में सेंटीमीटर में पूछ रखा है, इसकी वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग बन गया और कुछ नहीं। बाकी डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा, बशर्ते कि टाइम कंज्यूमिंग है। चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें कल एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम था। इसमें क्या प्रॉब्लम था, जैसे मैं बोलूँ ना कि किसी को अगर मान लो मैं 100 में अगर मेरे को 10% बढ़ाना है, तो मैं 100 में ना 110 कैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में 10% 20% बढ़ाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 100 + 100 का 10%, ठीक है। तो यही ना करेंगे हम लोग, तो मेरे को क्या मिलेगा कि मैं 100 में पहले 100 का 10% बढ़ाऊंगा तो मेरे को अगेन क्या मिल जाएगा, ये 100 + 10 = 110, यही मिलेगा मेरे को। तो मैं इतना स्टेप में ना जाके मैं डायरेक्टली 100 में कुछ इस तरीके से बढ़ा दूं तो मेरे को क्या मिल गया, अगेन 110 मिल गया। अगर आपसे कहे जाए ना कि 500 में ना 30% बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 500 का ना 30% बोले तो 100 प्लस जितना प्रतिशत बोले उसमें ऐसे गुना कर दो, तो क्या करोगे 100 + 30/100, मतलब 500 का 30% मतलब 130/100। मैंने ये कर लिया, 650 आ गया, ठीक है। अगर मेरे से बोले ना 500 में 30% कम कर लो, तो 100 में 30 घटा लो, कितना होगा 70, तो 70/100 से मल्टीप्लाई कर लो, 350। अगर मैं बोलूँ 600 में आपको ना 70% कम करना है, 70% कम कर दोगे, 100 में 70 घटा लोगे तो कितना बचेगा 30, तो 600 का 30% निकाल लो, 180। अगर मैं बोलूँ 1000 में ना आपको 20% बढ़ाने हैं, तो 100 में 20 जोड़ लो, बढ़ाने के लिए कहेगा इंक्रीज करने के लिए, तो 100 में 20 ऐड कर दोगे, तो 120/100, 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत के बारे में बात की जा रही है, तो मेरे को मिल जाएगा 1200, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो हम सवाल पे आते हैं, कह रहा है एक वस्तु पर 12% और 5% क्रमागत छूट देने पर वस्तु को 209 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा। देखो भाई पहली चीज तो ये, मान लो उसका वास्तविक मूल्य जो है वो है, लेकिन पहले जो इसके अंदर कहा जा रहा है कि आपको 12% और 5% के डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 209 हो जा रही है। तो मान लो उसकी वास्तविक वैल्यू जो थी ना x हो जा रही है, पहले मैंने 12% का डिस्काउंट दिया, 100 में 12 घटा दिया तो मेरे को मिला 88%, तो मैंने उसको बेचा 88 पे, लेकिन बोल रहा है कि नहीं 5% का और डिस्काउंट दो, तो इस बार मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा तो 95 बचेगा मेरा। अब इसकी फाइनल वैल्यू हो जा रही है 209। अब इनको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आ जाएगा आपको आंसर कर देना, ठीक है। तो 11 के टेबल से कटेंगे ये, और ये 11 के टेबल से 8 बार में कट जाएगा, 11 टेबल से ये कितने बार में कटेंगे, 1 बार में, और ये 9 बार में, 19 बार में, ठीक है। 19 के टेबल से ये 5 बार में कट जाएगा, और कटेगा क्या, x बराबर हो जाएगा 100/40। x बराबर कितना हो गया, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या इसके अंदर, लगता तो है। चलो इसको मैं फिर से सॉल्व करके देख लेता हूँ, मैंने कुछ कटाने में गलती किया, वो सब ठीक ठाक था। 95/100 = 209 था हमारा। अब मैं x बराबर ना मैं सबको एक साथ ले जाता हूँ पहले, ताकि मेरा कोई जीरो वोरो छूटे नहीं।
जीरो वीरो छूट जाता है ना तो फिर थोड़ा सा इधर उधर आने लगता है। अच्छा हाँ, पता है मैंने क्या किया था, सिर्फ 100 मान लिया था मैं, जबकि 200 थे ना, तो हमारा आंसर ठीक था, वो भी गलती नहीं था, हमने 100 को छोड़ दिया था। तो ये कह सकते हैं हमारे 11 के टेबल से 8 बार में, 11 के टेबल से 19 बार में, और 19 के टेबल से ये 5 बार में। ठीक तो है, हमारा उस टाइम भी ठीक था, मैंने एक 100 को ही छोड़ दिया था, ये हमारा 40 हो गया, कट जाएगा यहाँ से एक जीरो, और ये कट जाएगा इससे 25 बार में, तो 250 हमारा आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। उस टाइम भी ठीक था हमारा, कुछ गलत नहीं था, खाली एक 100 हम छोड़ दिए थे। तो उसकी जो इनिशियल प्राइस थी 250, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था, याद है कि मान लो एक मॉक टेस्ट के अंदर कराया था कि ये कंपनी वाले हैं, उसको बना रहे हैं किसी प्राइस पे, उसके बाद उसको मतलब होलसेलर को बेच रहे हैं इतने परसेंट के प्रॉफिट पे, होलसेलर उसको रिटेलर पे बेच रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू कुछ बन गई। ऐसा ही सवाल मैंने कल, इससे डिफिकल्ट सवाल जबकि मैंने कराए थे, याद है ना। तो मेरा मॉक टेस्ट जो होता है ना, खुद आपको रियलाइज हो जाएगा कि एयरफोर्स के सिलेबस पे है कि नहीं। कह रहा 234 और 104 के बीच का मध्य समानुपाती बताओ। रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीजें पढ़ाई है। मध्य समानुपाती क्या होता है, ए रूट अंडर ए इंटू बी, तो 234 इंटू 104 कर दो, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 24336। मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे को इसकी वैल्यू याद होगी, जब रूट से निकालोगे तो 156 का ये स्क्वायर है। मैंने सॉल्व किया था, इसमें टाइम लगेगा आपको थोड़ा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है दर्पण जो है ना प्रवर्तन में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जल में डैश संबंधित है। दर्पण में अगर किसी चीज को ले जाओगे तो क्या होगा, वो प्रवर्तित हो जाएगा, लाइट वगैरह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर पानी के अंदर किसी चीज को डालोगे डेट विल बी रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है, ठीक है, उसके अंदर। चलो लाइट की, अब ये बोल रहे हैं ना 1 2 3 5 8, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा भाई, तो बता दो क्या हो जाएगा। 1 के बाद देखो यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 के बाद 3। इसको बनाने का देखो इस तरीके से कर सकते हो, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 + 5 मतलब पहले 2 वाले को जोड़ोगे तो तीसरा मिलेगा, फिर सेकंड 2 को जोड़ोगे तो चौथा, फिर उसके बाद दो दो 2 ऐड करोगे फिर अगला मिलेगा, तो 5 + 8 कर लो। जैसे 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13। ठीक है, मजेदार चीज था, कुछ था नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं, कह रहे ए टी की वैल्यू 20 है और ए और टी की वैल्यू 20 लिखते हैं, बी ए टी बैट की वैल्यू 40 लिख देते हैं, तो कैट की क्या लिख देंगे। देखो गाइस यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ए की वैल्यू 1 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे मिल जाएगा 40। ये होता है सी की वैल्यू 3, 1 और 20 विल बी 60, ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऐसा सवाल भी होता है हमारी दुनिया में। फिर कह रहे राहुल की माँ कौन, इंदिरा गांधी, नहीं वो नहीं, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध था। तो देखो भाई राहुल की माँ जो है ना मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो राहुल की माँ किसकी, मोनिका के पिता के, तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है जो कि राहुल की माँ है, तो मतलब अपने पिता की इकलौती पुत्री तो खुद मोनिका ही होगी ना, तो मतलब मोनिका का बेटा हो गया राहुल। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है, तो मोनिका का पति मतलब राहुल के पिताजी हो जाएंगे, हस्बैंड, तो उसके पिता हो जाएंगे ना। चलो अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कमल उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 चलता है, तो अपनी कमल अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पे, पहले नॉर्थ में गया 30, फिर यहाँ से मुड़ के गया राइट में 40, फिर यहाँ से राइट में मुड़ गया 20 मीटर, और यहाँ से मुड़कर 20 मीटर गया, दैट विल बी 40, यहाँ पे अगेन इसी लाइन पे आ गया, तो मतलब ये वैल्यू हो गई 20, तो यहाँ से ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 था पूरा ना, तो ये 10 बच गया, 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 कह रहा है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 16 और डिवाइड का मतलब क्या कह रहे हैं, प्लस कर दो 8 हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 4, और प्लस की वैल्यू डिवाइड कर दो 2, और मल्टीप्लाई की वैल्यू 4 कर दो, तो ये 4 2 से 8, और ये मैंने क्या कर दिया, तो काम में गड़बड़ हो जाएगा इसे, ये हो जाएगा 2 2 से 4, और 16 + 16 हो जाएगा -4, तो 32 - 4 = 28। ज़्यादा नौटंकी हो गया था नहीं यहाँ पे, मैंने 4 को डिवाइड यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई था और मैंने कट करा दिया था, होता है कभी कभी।
चलो, कह रहा है एक समूह में 50 मुर्गियां हैं, या मुर्गियां क्या कर रही हैं, तो हो गए 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं और उनके कुछ रखवाले हैं। समूह में पैरों की कुल संख्या जो है ना, सिरों की संख्या से 224 अधिक है, तो समूह में कितने रखवाले हैं भाई। देखो ये थोड़ा सा नौटंकी चल रहा है। टोटल टोटल जानवर कितने हैं, पहले ये चीज़ बता दो। 50, 45 और 8, ठीक है, इतने जानवर हैं। और अच्छा, उनके रखवाले भी हैं, मतलब जो उनको रखवाले का मतलब वो हुआ जो उनको देख रेख कर रहे हैं। तो वैसे उनमें उनका भी सर काउंट करना है आपको और उनका भी पैर काउंट करना है आपको। तो सबसे पहले टोटल लेग्स के बारे में हम लोग काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे पैर। 50 मुर्गी के कितने पैर होंगे, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 50 मुर्गी के 100 लेग्स हो जाएंगे। 45 बकरी हैं तो एक बकरी के 4 पैर, तो 45, 4 बचे भी 4 से 16, 18, मतलब 180। 8 ऊँट हैं तो एक ऊँट के 4 पैर, तो ये 32 हो गए। और देखो, तो रखवाले भी हैं ना, तो उनको हम बाद में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3, 9, 10, 11 और ये हो गया 312। 312 प्लस में रखवालों का क्या होगा, एक रखवाले का कितना, 2 पैर, तो मान लो एक्स रखवाले हैं, एक्स रखवाले हैं, मतवाले हैं, दिलवाले हैं, जो भी है। तो एक्स लोगों की हर इंसान का 2 पैर होता है, मतलब 312 प्लस 2x पैर हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। चलो, और सिर कितना हो जाएगा, पहले पैर हो गया, सिर मतलब कितना हो जाएगा, हेड कितने हो जाएंगे भाई। तो टोटल लोग 50, 45, 8 और एक्स कह लो। रीजन एक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स लोग हैं ना वो, तो 8, 5, 13 के 3, 5, 4, 9 और 1, 10, मतलब 103 प्लस एक्स पैर हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो क्या है ना कि देखो, कुल समूह में पैरों की कुल संख्या जो है ना, सिरों की कुल संख्या से 224 अधिक है। पैर की संख्या ज़्यादा है, मतलब 312 माइनस प्लस 2x को अगर हम माइनस कराएंगे 103 प्लस x के साथ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे को आनी चाहिए 224। अब इनको सॉल्व कर लो, 312 प्लस 2x माइनस 103 और ये माइनस से मल्ट हो जाएगा, माइनस बराबर 224। तो ये तो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कराओगे तो ये कितना मिलेगा आपका, 12 में से 3 गया 9, ये 0 और 2, 209 माइनस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, बिकॉज 2x प्लस है ना, बराबर 224। तो इधर मैं लिखता हूँ इधर, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 224 माइनस 209। x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पे रखवालों की संख्या कितनी थी, 15। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है भाई इन्होंने तो ये वाली, इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया था पहले। फिर देखो क्या है, निम्न क्रम में से कितनी विषम संख्याएं हैं, ये क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑड्स नंबर आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नो ऑड नंबर। देखो कह रहे हैं ना, निम्न क्रम लिखना था, छोटा कम लिखा है यहाँ पे, वही मैं बोलूँ कि क्या लिख रहा है, ये निम्न क्रम लिखना था ना, तो कम लिखा हुआ है। तो ये मेरी गलती नहीं है, इन्होंने वेबसाइट पे दे रखा है ऐसा। निम्न क्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं, जिसके ठीक बाद जो है ना विषम आनी चाहिए। इस सीरीज में आपको फाइंड आउट करनी है ना कि इसके बाद अगला एक ऑड नंबर के बाद एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो बताओ, ऑड नंबर देखो, पहला 5 और उसके बाद फिर एक दे रखा है, 7 ऑड नंबर है, उसके जस्ट बाद भी एक ऑड नंबर है, और 5 के जस्ट बाद भी एक ऑड नंबर 7 दे रखा है, 3 के बाद भी एक ऑड नंबर 1 दे रखा है, और इस 5 के बाद तो एक इवन नंबर 8 है, ये नहीं होगा, 3 के बाद नहीं होगा, 5 के बाद नहीं होगा। 4 से अधिक है कि या फिर 4 है, और भी कोई खोज लो, इसके अंदर मेरे को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 3, 5, हाँ ये देखो, ये 3 एंड 9 ये दोनों भी ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 मेरे को दिख गए यहाँ पे, तो 4 से अधिक हो गया, 4 से अधिक, ठीक है, दिख गया ना आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। कुल मिला के 4 से अधिक है, ये 4 नहीं कह सकते। आगे कह रहे हैं ना, बताओ डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, शेड्यूल, स्कॉर्पियन, सीजन, सेंसिटिव। तो भाई पहली बात तो सेंसिटिव नहीं आएगा, बिकॉज एस के बाद सी आ रखा है सब में, इसमें एस के बाद ई आएगा, तो डी को तो रहने दो, पहले नंबर पे कह रहा है। तो एस के बाद सी के बाद एच है, इसमें ओ है और आई है, तो पहले एच आएगा, ओ आएगा कि आई आएगा, तो ऑब्वियस चीज़ है पहले एच आता है, शेड्यूल हो जाएगा। चूज द ऑर्डर पेयर, इसमें तो सबसे डिफरेंट जो है ना वो चूज करो, बीजिंग चाइना, जापान सिंगापुर, थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है, रूस मॉस्को, स्पेन मैड्रिड, इन सब की कैपिटल और कंट्री से रिलेशन है यहाँ पे। क्या कहते हैं उसको, कंट्री एंड कैपिटल, करेंसी और क्या करेंसी नहीं यार, कंट्री और कैपिटल, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जापान सिंगापुर अलग अलग 2 कंट्री ही ऐड हुआ, तो ये हटाओ। अब देखो इसमें बोल रहे हैं 46 नंबर में आपसे
इसके बाद कौन सा फोटो आएगा ये चीज़ बताओ। देखो भाई इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड थे बाहर से, इसके अंदर 5 साइड्स हैं, मतलब एक साइड कम है, इसके अंदर 4 साइड्स हैं, तो अगली बार 3 साइड्स वाले फोटो होंगे, या तो ए या फिर सी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। बी एंड डी की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब देखो इसके अंदर 2 फिगर थे अंदर के साइड, इसके दोनों जो अंदर थे वो बाहर चले गए और बीच में एक डॉट आ गया, तो इसके 2 खाली जो है ना बाहर के साइड जाएंगे, बीच में एक डॉट आएगा, तो सी में तो बीच में ब्लैंक आ गया, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। देख लो कितना इजी दे रखा है, मेरे से कहते हैं कि नॉन वर्बल डिफिकल्ट नहीं कराते हो, साइड पे देख लो दे रखा है इन्होंने। और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे सेम टू सेम, वही पता नहीं कहाँ से कॉपी कर रखा है इन्होंने। अब देखो अगर इस फोटो को अगर ऐसे बना सकते हैं तो इसको कैसे बना देंगे। देखो ऊपर में जो ये गोल टकला था ना, इसका टकला फोड़ दिया इन्होंने, अंदर धस गया टकला इसका। अगर मैं इस फोटो को अगर ऐसा घुमा दूं क्लॉकवाइज तो ये ऐसे बनेगा, और मैं टकला फोड़ दूं इसका तो ये कट जाएगा, ऐसे धस जाएगा अंदर, तो बन गया कि नहीं वाला। तो मैंने क्या घुमाया इसको 90 डिग्री मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, और इसको मैं क्या करूँ क्लॉकवाइज अगर घुमाऊँ इस फोटो को अगर, तो ये फोटो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसका जो नुकीला वाला पार्ट है मेरे को अंदर मार्केट डाल देना है। ठीक है, बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए, तो ये अंदर जब जाएगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, जो कि ये दिख रहा है ए के अंदर और दिख रहा है मेरे को सी के अंदर। अब देखना डॉट देख लो, इसके अंदर एक डॉट था ना, तो वो अब अंदर खाली आ गया, तो इसका भी डॉट है, इसके अंदर खाली आएगा, जो कि खाली ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ए हमारा होगा, सी नहीं होगा, सी के अंदर डॉट है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये फोटो तो कल ही मैंने कराया था, कल या फिर परसों मैंने करा रखा है, तो इसको तो मैं बताऊंगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी ही हो जाएगा ना इसका आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका देखो खाली है, इसका ब्लैंक है, इसका ब्लैंक है, तो इसका खाली होगा या तो ए या तो फिर सी, इन दोनों में इसको एक हो सकता है। ठीक है, ये है। अच्छा मेरे वाला से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, मैंने उसको ना क्लॉकवाइज घुमाया था, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज शायद घुमा रखा है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा, तो ये एग्जैक्टली शायद मेरे जैसा ही है बिल्कुल भी, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया था। चलो कोई नहीं, तो ये फोटो ए और सी में से कोई एक होगा, ये जो क्लियर है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका हाथ देखो ऊपर की साइड देख रहा है, तो नीचे भी आके ऊपर गया, इसका हाथ देखो ऊपर की साइड देख रहा है। हाँ वही क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया था। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल भी, मैंने कल या फिर पहले के कोई मॉक टेस्ट के अंदर ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारे टॉप 5 मिनट रीजनिंग के पीडीएफ में भी वाला है, वो बहुत टाइम से हम डाल रहे हैं इसको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये कह रहे हैं ना कि बताओ इनमें से क्या कह रहे हैं, भिन्नता रखने वाली, चूज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनमें से सबसे अलग वाला फोटो कौन सा है वो चीज बताओ। देखो भाई ये दोनों में 4 साइड वाले फिगर है, ये दोनों सर्कल है, ये दोनों स्क्वायर है, लेकिन इसके अंदर देखो एक हेक्सागोन है, एक पेंटागोन है, ये दोनों डिफरेंट फोटो है। लास्ट बट नॉट लिस्ट आपको डिफरेंट बताना है, और इतना इजी नहीं है। देखो इसमें से डिफरेंट कौन सा है। आर का क्या कर रखा है, अगर मैं रियल में आर लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं रियल में जी लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है, मैं रियल में क्यू लिखूं ऐसे, और एस ऐसे होता है। तो मैं एस का अगर मिरर कर दूंगा डेट विल बी दिस टाइप, और क्यू का मिरर कर दूंगा ऐसे बनेगा, अगर मैं आर का मिरर कर दूं ऐसे बनेगा, लेकिन जी का मिरर करूं तो भाई ये ऐसे बनना चाहिए, लेकिन जो इसको इसे वाटर मिरर करा दिया गया, गलत है। तो जी वाला बिल्कुल भी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो बता कमेंट करके कितना सही किया, ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ था। बाकी देखो एक ना अभी और इसका ऑफिशियल बाकी है, जो कि इन्होंने सिलेबस के अंदर डाल रखा है, वो डिफरेंट डाल रखा है, उसको भी मैं करवा दूंगा अगली क्लास में, डोंट वरी। बाकी जाने से पहले याद दिला दूं, सारी पीडीएफ को एक बार पढ़ लो, छोड़ के आओगे एग्जाम को, व्हाट्सअप करके भाई कर लो 7278047787 पे।